सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जग गए होंगे, नींद आपकी खुल चुकी होगी, क्योंकि मैं आ गया हूं। आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शंस ना हो जाए किसी भी एग्जामिनेशनों में डियर। मैं बेसिकली वैसे एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं जिन जो आपको सीधा का सीधा ऑफिसर्स बनाएगा, उस सारे एग्जामिनेशनों को लेके आया हूं। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, ये सारे एग्जामिनेशनों में करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। विदाउट करंट अफेयर्स यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रैक योर दिस एग्जामिनेशन। सो अगर आप चाहते हैं कि 2021 में आपने अपने एग्जामिनेशनों को क्रैक करना है तो डेफिनेटली आप जग जाइए। 6:30 बज चुके हैं और ये 1 अप्रैल का ये सेशन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप एमिनेंट एजुकेटर पे फटाफट अपने आप को इंडोल्स कर लो, टेलीग्राम ऐप पे आ जाओ, ताकि आपको समय समय पर जो नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए वो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए, ये करंट अफेयर्स आपको मददगार साबित होगा यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएएफ, सीएपीएफ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, रेलवे एंड बैंकिंग, ये सभी एग्जामिनेशनों में करंट अफेयर्स काफ़ी मददगार साबित होगा। सो जस्ट फटाफट आप अपने आप को सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर, ओके, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो डियर। क्योंकि एक भी सेशन अगर आपकी मिक्स होगी तो आप समझ लेना कि आप किसी न किसी बड़ी चीज़ को खो रहे हो और आपको यह एग्जामिनेशन में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस कराएगा। और इस बार खोने का मतलब है डियर, फिर आपको पता नहीं कब तक इंतज़ार करना पड़ जाए। इसलिए इंतज़ार ना करना पड़े, स्मार्ट स्टडी की ओर मूव करें। फाइन, स्मार्ट स्टडी कहता है कि करंट अफेयर्स को फोकस करें, स्मार्ट स्टडी कहता है कि इन्वायरमेंटल साइंस को फोकस करें, स्मार्ट स्टडी कहता है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फोकस करें और इकोनॉमिक्स को फोकस करें, क्योंकि इन्हीं पे आपका सिलेक्शन है आज के आने वाले जनरल स्टडीज में, आप यूँ कह सकते हो जीएस के सेक्शन में। ओके, चलिए सेशन के स्टार्ट करते हैं। यू कैन अटेंड मी, आप मुझे चाहो तो अन अकेडमी पे भी अटेंड कर सकते हो। फॉर डैट आपको यूज करना होगा SPAJ कुमार। ओके, आप अन अकेडमी में जाओगे और डिफेंस सेक्शन में जाओगे और वो कोड की डिमांड करेगा, तो आप यूज कर लेना SPAJ कुमार इज माई रेफरल कोर्स। आप सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए भी इस कोड का प्रयोग कर सकते हो। आप चाहो तो सैटरडे और संडे हमारी 2 दिन की क्लास लगती है आपके अन अकेडमी पे, डैट इज सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन हमारी क्लासेस लगती है, स्पेशल क्लासेस है। इसमें मैं पूरे वीक्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डील करता हूँ। तो आप अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो मी, या आप मुझे सर्च कर सकते हो, या आप मुझे अटेंड कर सकते हो अन अकेडमी पे सैटरडे एंड संडे 9:30 PM पे। ओके, तो 9:30 PM पे आप मुझे फॉलो कर पाओगे अन अकेडमी पे बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SPAJ कुमार। ओके, तो टेलीग्राम ऐप्स पे आ जाइए। सो एमिनेंट एजुकेटर, ये हमारा क्या है कि चैनल्स का नाम है। आप इसको क्या करें, टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड्स कर ले, टाइप द लिंक इन URL एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। ओके, ज्वाइन मी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेम वे अन अकेडमी पे अगर आप चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो SPAJ कुमार। ओके, सैटरडे एंड संडे मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा, और बाकी टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं तो उनसे भी आप क्लासेस कर सकते हो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आइए, द वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज अप द GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन। आपको पता होगा समय समय पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो एक ग्रोथ को फोरकास्ट करती है या GDP को फोरकास्ट करती है किसी भी नेशन का, सो डैट कि उस नेशन में इन्वेस्टर्स को अपना सेफ प्लेटफॉर्म दिखे और उस प्लेटफॉर्म पे वो इन्वेस्ट करे। तो अगर वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है कि अब जो इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो 4.7 परसेंट पॉइंट से 10.1% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। जो अभी वर्ल्ड बैंक ने 4.7% का GDP ग्रोथ दिखाया था,
अब यह जीडीपी ग्रोथ 10.1% हो जाएगा। इसका रीजन है प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। तो इन्वेस्टमेंट में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लोग पैसे को कैपिटलाइज कर रहे हैं और प्राइवेट कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने आपके भारत के जीडीपी की ग्रोथ को 21-22 में कितना कर दिया है, 10.1% कर लिया। अर्लियर द बैंक हैज पेग्ड दैट जीडीपी एट 5.4%। अर्लियर ने कहा कि जस्ट 5.4% से मैक्सिमम हो सकता है। एट फ्रॉम दिस द वर्ल्ड बैंक हैज फोरकास्ट द इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट। इकोनॉमी की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 8.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिला था। The multilateral agencies had also projected economic growth at 5.5% for India during financial year 23। तो देखो यहाँ क्वेश्चंस आपको घुमाएगा, आपको एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि 2022 या 2023 तक कितनी ग्रोथ होने की संभावना है, तो 5.8% से। जीडीपी में जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा 10.1% आपको देखने का मिलेगा नए करंट सेशन में। थैंक यू, इसको याद रखिएगा डियर। The multilateral agencies has also projected the economic growth at 5.8% for the India during 2022-23। तो 22-23 के लिए जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक्स मान सकते हो, इन्होंने इंडिया के ग्रोथ को 5.8% करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड बैंक की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं डियर। ये वर्ल्ड बैंक क्या है? अगर बात करोगे तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले बात, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कौन सा जी? तो वर्ल्ड बैंक। डेट प्रोवाइड, ये देता है क्या? लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो जो लो इनकम कंट्री होते हैं या मिडिल इनकम कंट्री, मतलब आप जो लिस्ट डेवलप कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उन दोनों को ये लोन देता फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट। तो आपने जो, आपको मान लो कि किसी तरह की इंडस्ट्रियां लगानी हैं, बड़े बड़े पब्लिक एक्सपेंडिचर करने हैं, जैसे रोड बनाने हैं, सड़कें बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं, जिनका रिलेशन किसी ना किसी तरह से इकोनॉमिक से होगा, वैसे लोगों को यह कौन देती है? लोन देती है। किस कंट्री को? जो लोअर इनकम कंट्री होते हैं या फिर ग्रोइंग कंट्री होते हैं। अगर बात करोगे तो इस वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर की डेट है तो वॉशिंगटन डीसी इनकी हेडक्वार्टर है। ओके, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप किसका है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है। इसकी बात करोगे तो 1944 में बैटरन वुड्स, है ना, न्यू हेमस्फीयर यूनाइटेड स्टेट में है, वहां पे इनकी स्थापना हुई थी। पर्पस क्या है इनका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सब्सिडीज क्या है? इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इनको कह सकते हो इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का अनदर नेम क्या है, तो IBRD है। इसके फाउंडर क्या हैं? जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डी वाइट। तो आपको पता होगा डियर कि जे एम केन्स क्लासिकल्स इकोनॉमिक्स के न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जन्मदाता माने जाते हैं, और यूं कहो कि द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये जन्मदाता माने जाते हैं। कौन? जे एम केन्स और हैरी डी वाइट। इन्हीं दोनों की सोच है कि आज आपको वर्ल्ड बैंक देखने को मिल रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस स्लाइड से मिल जाती है, तो काइंडली इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और इस पे आप इसको मेमोराइज करने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 1944 में वेटन वुड कॉन्फ्रेंस होता है। इस कॉन्फ्रेंस में जे एम केन्स और हैरी डी वाइट ने एक वाइट प्लान दिया था, और इसके आधार पे वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन होता है। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ओके, चलिए, तो मेजर इनका वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना। किसमें? तो लोअर इनकम कंट्रीज में और ग्रोइंग कंट्रीज में। आइए, द 11th एडिशन ऑफ द इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। आप देख रहे हो कि इंडियन और यूएस के बीच में जो ज्वाइंट ऑपरेशन एक्सरसाइज लगातार चलता रहता है। ओके, तो वो इसका 11th एडिशन है, मतलब इससे पहले 10 हो चुके हैं। इसका नाम है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो है, ये ज्वाइंट मिलिट्रियल एक्सरसाइजेज है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ये सीधा पूछ देगा कि वज्र प्रहार जो प्रहार है, ओके, किसका है? तो ये आप बता सकते हो इंडिया एंड यूएस का है। ये कहाँ पे हो रहा है डियर ये प्रयास? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। ओके, चलिए, इंडिया की जो लार्जेस्ट लैंडर है, आपको पता है कौन है? स्टेट बैंक।
अब इंडिया हैज रेज, उसने पैसा रेज किया है 1 बिलियंस फ्रॉम द जापानीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो जापानीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन से इन्होंने मनी को रेज किया है, कितना किया है, तो यूएस 1 बिलियन रुपीस को ये कलेक्ट किया है टू एक्सटेंड द लोन ऑफ सप्लाई चेन ऑफ जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये जो आप इंडिया के अंदर जो जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, इनको इनको कैपिटलाइज करने के लिए ये पैसा लिया है। किसने लिया है, तो जो टॉप लेंडर है भारत के वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप बात करोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक क्या है, इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है। इट इज अ टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। और किनके चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार कथारा। ओके, दिनेश कुमार करहारा, हेडक्वार्टर मुंबई है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 जुलाई 1955। अगर बात करोगे ना स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक इससे पहले क्या था, इंपीरियल बैंक था। क्या था, इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में थी। और इस इंपीरियल बैंक से पहले प्रेसिडेंशियल बैंक था, और सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो 1770 में आया था। ओके, इस तरह से इसकी जर्नी होती गई और 1921 इंपीरियल बैंक बना, और इसी इंपीरियल बैंक का कन्वर्सन 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। इतने सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बे। ओके, ये नॉर्थ के मराठी राइटर हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बे, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2020। ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है आपके लिए। सरस्वती सम्मान 2020 से किसे नवाजा जाएगा, तो मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बे। He has been selected for his prestigious literary awards for his books सनातन, पब्लिश्ड इन 2018। इनकी बुक जो सनातन पब्लिश हुई थी 2018 में। सरस्वती सम्मान इज ए प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन इन 1991। ओके, तो यह जो सरस्वती सम्मान है, इज ए प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन इन 1991। द अवार्ड कैरीज रुपीज 15 lakhs एंड ओके, कितना है, तो 15 lakhs का आपको अमाउंट दिया जाता है, किसमें, तो सरस्वती सम्मान के रूप में। तो सरस्वती सम्मान इस बार 2020 का किसे दिया जा रहा है, तो मराठी राइटर है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बे को। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सनातन, जिनकी स्थापना जिनको पब्लिश कर दिया था 2018 में। और ये जो सरस्वती सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सिंस 1991 से, और इसमें 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको ये मिल गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस इन्फ्यूज रुपीज 14,500 करोड़ रुपया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 14,500 करोड़ रुपया इन 4 स्टेट ओन्ड lender, namely Central Bank of India, Indian Overseas Bank and Bank of India and UCO Bank, इनमें वो पैसा इन्फ्यूज करेगा 2021 by issuing non-interest bearing bond for this bank. The recapitalization bond will be issued with the 6 different meritorious and special securities would be at par for the amount as per the applications made for the eligible for the banks. This infusion will complete the government's total capital infusions of rupees 20,000 crore in public sector bank for the current financial year 2021। तो 2021 के लिए जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 20,000 रुपीज इन्फ्यूज करेगा, उसी का बचा हुआ जो पार्ट है उसको इन्फ्यूज कर दिया गया है 14,500 करोड़ रुपया। किसमें, तो ये 4 जो लेंडर्स है, 4 बैंक्स है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक। बराबर है। चलिए, रशिया हैज रजिस्टर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल। तो रशिया जो है कि वर्ल्ड की पहली एनिमल्स को लगने वाली कोविड-19 की वैक्सीन को तैयार कर रहा है। उस वैक्सीन का नाम क्या है, तो कार्नीवैक कोव। क्या नाम है डियर, तो कार्नीवैक कोव। इसको किससे डेवलप कर रहा है, तो रशिया ने कर रहा है। दिस वाज इन्फॉर्म बाय द डिप्टी हेड ऑफ द फेडरल सर्विस ऑफ वेटनरी एंड द
psycho surveillances, Russell Conjadors and Konstantinos Severnov on March 31, 2021. The vaccines Carnivac Covax has been developed by the Russell Conjadors Federal Center of Animal Health. ओके तो ये इन पे याद रखना कि कौन डेवलप कर रहा है एनिमल का, तो ये क्वेश्चन तो पैटेंटेड हो गया, रशिया कर रहा है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो रॉसल कॉन्जोडोर्स कर रहा है। ये बेसिकली फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ से रिलेटेड है। ओके ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैक्सीन का नाम क्या है, कार्नीवैक्स। यूएस स्पेशल प्रेसिडेंट्स इनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी। तो यूएस जो है अपने स्पेशल दूत को भेज रहा है भारत कि उनका नाम क्या है, जॉन कैरी विल बी विजिटिंग इंडिया एज अ पार्ट ऑफ हिज फर्स्ट एशिया टूर नेक्स्ट वीक। अगले ही सप्ताह में एशिया टूर के लिए वो चले हैं और इनमें ये इंडिया में आएंगे। He will be the holding the consultation on increasing climate ambitions headed by US President Joe Biden लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। ओके तो जो लीडर समिट ऑन क्लाइमेट पे होने वाली बात है, उनके लिए ये एक एम्बिशियस क्लाइमेट प्रोग्राम को तैयार करेंगे। दिस विल जॉन कैरी फर्स्ट ट्रिप टू एशिया सिंस टेकिंग ऑफिस अर्ली दिस ईयर। ही विल बी विजिटिंग यूएई, इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रॉम अप्रैल 1 to 9। तो 1 से लेकर 9 तक मतलब आ चुके हैं ये विजिट करेंगे। कैरी विल बी द सेकंड टॉप ऑफिशियल ऑफ द बीडन इंफॉर्मेशन। तो कैरी जो है ये दूसरा बीडन एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है जो आपको इंडिया विजिट करा है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन हु विजिटेड न्यू दिल्ली इन मार्च। तो ये मार्च में ही दो मार्च में और अप्रैल में यूएस के किसी भी लीडर का विजिट्स हो रहा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस रिलेशंस को काफी मजबूत करता है। सो इंडिया एंड वर्सेस आप कह सकते हो यूएस के जो रिलेशन है ये काफी मजबूती की ओर जा रहा है। द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया, द यूनियन मिनिस्टर है वो मनसुख मांडविया हैज लॉन्च ए क्रूज सर्विस फ्रॉम सूरत एंड टू ड्यू। तो दमन द्वीप के से सूरत या सूरत से दमन द्वीप के लिए कौन सा निकलने का डियर, तो ये आपका क्रूज सर्विस निकला। क्रूज सर्विस मतलब समुद्र यात्रा करो इसमें आराम से। द क्रूज विल हैव ए कैपेसिटी टू कैरी 300 पैसेंजर्स। ये क्रूज कितने पैसेंजर को लेके जाएगा, 300 पैसेंजर एंड विल हैव 16 कैबिन्स। इसके पास कितने कैबिन्स है, 16। द मिनिस्टर हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म। तो क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या उसको बढ़ावा देने के सेक्टर में एक अहम रोल है ये मनसुख मंडेविया का। ओके द इंडियन एक्टर एंड मेगा स्टार रजनीकांत हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के का 51th जो अवार्ड है वो किसको मिलने जा रहा है, तो आप देख लो रजनीकांत को मिलने जा रहा है। इससे पहले यह अवार्ड किसको मिला था, तो अमिताभ बच्चन को मिला था। द एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट फिल्म ऑनर ऑफ इंडिया फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द सिनेमा। द न्यूज वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इस न्यूज को रिलीज किया है कि इनको जो है रजनीकांत को 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। रजनीकांत को साउथ का गॉड भी कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द इंडियन हाईएस्ट अवार्ड इन द सिनेमा। इट इज presented annually at the National Film Fair Award ceremony by Directorate of the Film Festival, an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting। आपसे पूछेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को कौन सा मिनिस्ट्री के तहत दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फर्स्ट विनर कौन थे, तो देविका रानी। इस अवार्ड के पहले विनर कौन थे, देविका रानी। और अब जो रिसेंटली विनर कौन हुआ है, अमिताभ बच्चन। और ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1969 में। ओके यह एक तरह का कैटेगरी का नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स है या नेशनल अवार्ड्स है। इतने इंफॉर्मेशन आपको रखना है कि लेटेस्ट किसका मिला है, तो अमिताभ बच्चन को मिला है। पहला किसको मिला है, देविका रानी को मिला है। और 2021-22 में किसे मिलने वाला है, तो रजनीकांत को मिलने वाला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द इंडियन हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। It is presented annually Indian Film Awards ceremony by the Directorate of Film and Festivals। Okay, the recipients जो है जो अवार्ड मिलेगा उसको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देखा जाता है किन सेक्टरों में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द सिनेमा and is selected by the committee consisting of eminent personalities from the Indian film industry
As of 2017, the award comprises स्वर्ण कमल। 2017 के बाद, 2017 से पहले इनके कुछ अलग कंडीशन थे, तो एक स्वर्ण कमल मीन्स गोल्डन लोटस, ओके, एंड एक सॉल मिलता है और कैश प्राइज के रूप में 10 लाख रुपीस मिल जाता है। ओके, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन को आप रख लेना। आइए, कैबिनेट ने अप्रूव किया है कितना, 11,000 करोड़ PLI मतलब प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट द फूड प्रोसेसिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। द स्कीम वुड हेल्प एक्सपेंड द डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड पोटेंशियली जनरेटेड एडिशनल, तो ये कितना एडिशनल रिपोर्ट करेगा, 33,500 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ प्रोसेसिंग फूड एंड पोटेंशियल टू क्रिएट ए, इससे डियर अगर ये पार्क बन जाती है तो 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल एस्टिमेट। द एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर for firm to avail of the incentive will be decided later on consultation with the industries। okay, तो इनके लिए एलिजिबिलिटी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, वो उनको फॉलो कर लेता है तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसके लिए कितने जनरेट कर लिए हैं, तो 33,500 इतने रुपीस जनरेट कर चुके हैं। ओके, चलिए आइए, मेरे ख्याल से आपने सभी ने क्वेश्चन को ठीक से समझा होगा, क्योंकि मैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको समझा रहा हूं और आने वाले एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्शन ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं डियर। ओके, आइए दिसंबर के कुछ क्वेश्चनों को चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि दिसंबर के क्वेश्चंस को भी मैं देखूंगा। ओके, आइए, तो कॉरी एडरसन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वाज एन ऑलराउंडर रिप्रेजेंटिंग व्हिच कंट्री। तो कॉरी एडरसन जो अभी हाल ही में अपने आप को रिटायरमेंट किया है सभी तरह के खेलों से, वो किस कंट्री के हैं, तो आंसर देखोगे तो न्यूजीलैंड्स ऑलराउंडर कॉरी एडरसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। एंडरसन रोज टू फेम आफ्टर स्कोरिंग फास्टेस्ट 100 in the history of one-day international cricket ODI in 36 ball against West Indies in January 2014। तो इनका नाम जो है कॉरी एडरसन का नाम इस समय ज्यादा पॉपुलर होता है और ही बेसिकली ए प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड। आंसर क्या करोगे आप, न्यूजीलैंड्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। न्यूली लॉन्च्ड मजहरट ब्रिज, ओके, मेजरहट ब्रिज हैज बीन रीनेम्ड जय हिंद ब्रिज। द ब्रिज इज लोकेटेड इन विच सिटी, कोलकाता, जयपुर, देहरादून एंड श्रीनगर। नए शुरू किए गए मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा गया है। पुल किस शहर में? तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी inaugurated the newly built Majarat Bridge in Kolkata on 3rd December 2020. However, the bridge has been renamed as Jai Hind Bridge to pay tribute to the Netaji Subhash Chandra Bose on the occasion of 125 birth anniversary। Okay, तो नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ऐसा किया जाएगा 23 जनवरी। ये बीत गया है, चूंकि ये करंट अफेयर्स दिसंबर का है इसलिए उसमें ये दिखा रहा। ओके, तो आंसर क्या होगा, कोलकाता। आंसर इज योर कोलकाता। नेक्स्ट, द आरटीजीएस सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक विथ इफेक्ट फ्रॉम व्हिच डेट्स। ये आरटीजीएस का मतलब क्या होता है डियर, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, चलिए, तो कह रहा है कि आरटीजीएस जो है आप राउंड द क्लॉक कर पाएंगे कितने तारीख से, 10 दिसंबर से, 31 दिसंबर से, 25 दिसंबर से या 24 दिसंबर से। तो आंसर क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम विल बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक on the day of the year effect from 13 hours on December 14, 2020। RTGS system is available for customer between 7 to 6 p.m. 7 to 6 p.m. Okay, so it is started from 24 December 24 December 2020। Correct? चलिए, name the Indian who has been named
in the Straits Times Asian of the Year 2020. Pesi Sharaf, Adar Purnawala, Cyrus Mistry and Uday Kotak. उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2020 के लिए द स्टूडेंट्स टाइम्स एशियाई अवार्ड द फेयर से नामित किया गया है। आंसर क्या होगा? तो आंसर है एडर पूनावाला, the chief executive of the Pune-based Serum Institute of India, has been named among the six the Straits Times Asians of the Year 2020 by Singapore's leading lady, the Straits Times, for their work in fighting the COVID-19 in pandemics. Okay, तो इनका क्या मिला है? आदर्श पूनावाला। ओके, चलिए नेक्स्ट। Which country has recently become the only second country after the US to unfurl its flag on the moon? तो आप देख रहे हो कि कौन सा ऐसा कंट्री पूरी दुनिया में है जो यूएस के बाद मून पे जाके तिरंगा लहरा दिया है, सॉरी अपना झंडा लहरा दिया है। रशिया तो नहीं है, सॉरी इंडिया तो नहीं है, चाइना, रशिया, जापान एंड फ्रांस। आंसर होगा डियर चाइना। China has become the second country in the world to unfurl its national flag on the moons by the USA when it planted its flag on the moon during the Apollo mission 1969। तो चाइना दूसरा मुल्क बन गया है, ओके, जो अब चांद पर जो है झंडा लहरा चुका है। Who is the author of the books The 14 Year with Abdul Kalam? ये काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है डियर, तो इस तरह के क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में रखना। ये क्या कह रहा है कि 40 years with Abdul Kalam, Untold Story, वीके अटारेस, विनाश चंद्रा, ए शिवंतु पिल्लई एंड राजा गोपाला चिदम्बरम्स। तो राजा गोपाला चिदम्बरम्स, ओके। तो आंसर होगा डियर Vice President Venkaiah Naidu recently released a books in the form of President's Dr. APJ Abdul Kalam Azad. The book titled 14 Years with Abdul Kalam Untold Story has been written by scientist Dr. A. Sivantu Pillai. Okay, A. Sivantu Pillai के द्वारा ये बुक लिखी गई है। Next, which country will host the Asia Cup 2021? India, Pakistan, Sri Lanka and Australia. आंसर जान के बहुत आपको आश्चर्य होगा। आंसर क्या होगा डियर? एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीईओ वसीम अकरम, श्रीलंका विल होस्ट द एशिया कप इन जून 2021। ओके, क्लियर है? तो कौन क्या है? तो श्रीलंका। ओके, तो आंसर इज योर श्रीलंका। Thank you. A lot of thanks to paying attentions in my classes. Definitely it will very beneficial to you. आप इस सेशन चैनल को बार बार देख सकते हैं, बट आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नाउ। आप यूट्यूब पे हमारे टाइमिंग है 6:30 में। आप कल के 6:30 में हमारे सेशन को देख पाओगे। सॉरी, डेली आपको आज के 6 सेशन में आपका सेशन देख रहे हो, कल के फिर 6:30 AM में हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेगी। आप तब तक के लिए एमिनेंट एजुकेटर को डाउनलोड कर लो। आप भी यूट्यूब वाले एमिनेंट एजुकेटर को डाउनलोड कर लो ताकि मुझे आसानी हो कि हर एक अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है मैं इंटरेक्ट हो पाऊँ और उनके तक हमारा वो बेसिकल क्या है नोटिफिकेशन जा सके। आप मुझे अनअकैडमी पर, जैसा कि मैंने कहा, सैटरडे संडे देख सकते हो। मैं उन पे पोल कराता हूँ पूरे वीक्स के क्वेश्चन का। अनअकैडमी डिफेंस सेक्टर में जाओगे और आपसे पूछेगा तो आप SPAJ कुमार रेफरल कोड डाल देना, अपने आप लिंक अप हो जाओगे। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन योर अपकमिंग वीडियोस। दैट्स अजीत मेहता सर। थैंक यू। आप सभी मस्त रहिए, पढ़ाई में मगन रहिए। जैसा कि JPSC होने वाली है, बिहार के पंचायत ऑडिट की होने वाली है, तो आप जरूर इनका लाभ उठाएं। थैंक यू। वी विल मीट बाय टुमारो। बट एक काम रह गया, आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो। फटाफट सब्सक्राइब करने का प्रयास करो। आज आपकी तरफ से 10 सब्सक्रिप्शन चाहिए ही चाहिए होगा। ओके, थैंक यू। गुड नाइट।
टेक केयर्स।